हाय एवरीवन, आज हम लिक्विड सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फ्यूचर 45 क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड अमेजिंग क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही रेलेवेंसी के साथ लिए गए हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन रैंडम लिया गया है, सब क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक है। अगर आप इसको देखते हो तो कम समय में टू द पॉइंट चीज़ें, आपकी पूरी थियरी, इवन सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर का, वो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। और रीनीट के लिए सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें और भी हमने बेहतरीन वाले दे दिए हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी बहुत ही प्रूवन कंटेंट है जो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में जो आपका नीट का पेपर हुआ है 2026 का, हमने जो भी पढ़ाया था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट मैच किया था। पूरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। ये 2 बार हो चुका है, विद इन 2 मंथ हमने जो पढ़ाया पूरा का पूरा मैचिंग है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। 2025 का भी पेपर ऐसे मैंने विद इन 2 मंथ जो पढ़ाया था वही आया था। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो आप पूरा देख लो। ठीक है, तो इसमें द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ इतना सॉल्यूशन। ठीक है, आपको जो दे रखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने थिकनेस थोड़ा सा कम करना है। आपको दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है, CrH2O 5Cl, और यहाँ पे है Cl2। ठीक है, ये बोला है, और ये कह रहा है कि AgNO3 से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, AgNO3 से रिएक्शन हो रहा है, तो बोल रहा है प्रेसिपिटेट, हाँ, द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस। ओके, तो एक काम कर लो, इसका आपको वॉल्यूम दे रखा है और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। तो आपको पता है जब वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो आप, तो क्या आता है, मोल आता है, और ml में है तो वो मिली मोल आएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 0.2 मिली मोल, लिख लो इसको। ठीक है, तो आपको एक मैं ट्रिक सिखाऊं। अगर कभी ये वॉल्यूम वगैरह नहीं गिवन है तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल प्रेसिपिटेट पूछता है तो जो क्लोरीन है वही बोल दो प्रेसिपिटेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मिली मोल वगैरह, मोलैरिटी, वॉल्यूम दे रखा है इसकी, तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या लिख लो, इसका m1 इंटू V1, ये किसके लिए लगा लो, AgNO3 का। ठीक है, और इज इक्वल टू m1 m2 V2 लगा लो, किसका, कॉम्प्लेक्स का जो आपको गिवन है। और कॉम्प्लेक्स में भी किसका बोला है, वो Cl, कॉम्प्लेक्स ऑफ Cl माइनस आयन। तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करके आप लिखोगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पे 2Cl माइनस आयन्स मिलेगा। ठीक है, तो देखो AgNO3 का मोलैरिटी कितना दे रखा है, 0.01, और यहाँ पे वॉल्यूम आपका इसका पूछा था, और यहाँ पे मोलैरिटी इसका कितना है, मोलैरिटी आपको 0.01 दे रखा है। ठीक है, और अपने पास वॉल्यूम कितना है, 20 ml दे रखा है। मज़े की बात है, जो क्लोराइड आयंस है यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो 2 हैं, आपको यहाँ पे पूरे का कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल कितना निकाला है, 0.2। तो इसमें देखोगे क्लोरीन ये वाला कितना, यही तो प्रेसिपिटेट होता है, 2 है, तो आपको इसको ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे ही आता है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2, और वॉल्यूम यहाँ से निकल के चला आएगा 4 ml चलाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, ये नहीं गिवन होता अगर ये मोलैरिटी वॉल्यूम, तो आप डायरेक्टली क्लोराइड आयन जो होता है वही प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आंसर 4 हो जाएगा। इंटीजर टाइप था, जेई का PYQ है, रिसेंट ईयर। बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ 30% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज। ओके, वेपर प्रेशर पूछा है, तो सिंपल सी बात है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन तो सॉल्व किए होंगे, तो आपको मैं अगर ये क्वेश्चन से बोलूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, आप तो एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का आपने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, PS अपॉन ये। ठीक है, PS आप लिख लो, और चाहे तो ये नहीं लिखो, कई लोग हाँ ये पढ़े होंगे, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे PS लिखते हैं, और ये स्मॉल m मोलैरिटी का रिलेशन हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए मोलैरिटी वाला रिलेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपको दे रखा है 30% वेट बाई वॉल्यूम। 30% वेट बाई वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि 30 ग्राम आपके पास जो भी सॉल्यूट होगा इन 100 ml सॉल्यूशन में,
इसका मतलब तो यही होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का। और हमें पता है जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी है 1.2, हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मास अपन को नहीं पता है और वॉल्यूम पता है 100, तो मास ऑफ हम क्या लिख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी आपको बताता हूँ ये सारा कुछ क्यों किया हमने। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपने पास आ गया 120 ग्राम आ गया, और मास ऑफ सॉल्यूशन जैसे ही आ गया तो हम मास ऑफ क्या निकाल लेंगे, सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, आप 120 में माइनस कर दो 30। सॉल्यूट कितना था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल के सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूट को माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया अपने पास, 90 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। अब मोलैलिटी आप यहाँ पे जब निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स अब क्या होता है, सॉल्यूट होता है डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। बोला है कि वेपर प्रेशर गिवन है 24 प्योर वाटर, तो ये नॉट लगा है मतलब प्योर वाटर का ही है और ये सॉल्यूशन का है। तो पुट कर लो अब फॉर्मूला में 24 माइनस पी एस अपॉन पी एस, और ये आ गया 1.85 मोलैलिटी आ गया, 18 आ गया डिवाइड बाई 1000 आ गया। ठीक है, 1000 आप मोलैलिटी अब निकाल लोगे। यहाँ पे मोलैलिटी में नहीं, देखो अरे भाई कई लोग बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट लिख दिया। देखो भाई बताते हैं, डायरेक्ट मैंने नहीं लिख दिया, मैं ये बोल रहा हूँ इसको जब सॉल्व करोगे यम की वैल्यू कितना आ जाएगा, यम है अपने पास 30, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का 180 होता है और सॉल्वेंट का मास 90 था, केजी में चेंज कर लो डिवाइड बाई 1000, तो ये कितना आ जाएगा 1.85। अब खुश, तो ये अपने पास हो गया और यहाँ से पी एस हम निकाल लेंगे 23.22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। तो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ज़बरदस्त, और दोनों बताऊँ मैं जेई के PYQ में। ठीक है, रिसेंट 2026 के। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अब देखो नेक्स्ट है ये अपने पास, इसमें बोला है सॉल्यूशन ऑफ 12 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए इज़ प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग इट 1000 ml ऑफ वाटर, एक्सर्ट्स द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया मतलब सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो आपको लाइन पकड़ना होता है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तुरंत समझना है। तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पहला और दूसरा सॉल्यूशन का सेम हो जाएगा। और हमारे पास RT कांस्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो इसको लिखोगे C1 RT कांस्टेंट होगा, C2 RT, तो यार ये RT मैंने 2 बार लिख दिया, ये RT, तो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ठीक है, आपने लिख दिया। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है, यही तो होता है। तो हम इसको लिख लेंगे C1 अपॉन C2, C2 तो आपको दे रखा है 0.5, पहले का नहीं पता तो इसको N/V लिखेंगे और हो जाएगा 0.05। तो N क्या हो जाएगा, N को लिख लेंगे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, और ये क्या है, अपॉन में V है, अपॉन में V है तो ये इंटू हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। ये अपने पास हो गया 0.05। वेट कितना है, 12 ग्राम सॉल्यूट है और मॉलिकुलर मास ml, ठीक है, ml में होगी और वो हमें चाहिए लीटर में, तो 1000 ml है, लीटर में ले लोगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू मॉलिकुलर मास, और ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, समझ लेना, ये 1000 ml है, लीटर में लोगे तो 1 लीटर, 1 की वैल्यू ये लीटर में हमने ले लिया। तो आपको मोलर मास यही तो पूछा था, तो कितना हो जाएगा 240 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन था, एकदम मज़ा आया करके आपको सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला है कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब CHCl3 है। ठीक है, CHCl3 है और एसीटोन। ठीक है, एसीटोन कैसा होता है, ऐसे हमने बना दिया, हमने इसके इसलिए बनाया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर तो घट ही जाएगा। अब दूसरा रीज़न बोला है क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तो कर ही लेगा विथ एसीटोन मॉलिक्यूल, तो बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। हाँ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोला है द कॉम्प्लेक्स कैटायन विच हैज़ 2 आइसोमर, 2 आइसोमर आपको बोला है, तो मतलब आपके पास अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो डेफिनेटली उसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे।
एम्बीडेंटेड लिगेंड आपको दिख रहे हैं कहीं पे, क्योंकि ये ऐसा ऑप्शन ही गिवन था तो हमें समझ आ रहा है। जो सी वाला है CONH3 5NO2, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो जो NO2 है ये क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड के कारण यहाँ पे इसके 2 आइसोमर बनेंगे, बाकी कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसा नहीं गिवन है। बस ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। एम्बीडेंटेड एक बार नाइट्रोजन डोनर साइड होगा, एक बार ऑक्सीजन, तो 2 आइसोमर इसके बनेंगे, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो वही उसी के 2 आइसोमर पॉसिबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसमें बोला है कि 20% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड व्हेन 5 ग्राम इज एडेड टू 500 ml ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, मतलब आपको पूछा क्या है, डेल्टा TF पूछा है। ठीक है, डेल्टा TF क्या होता है, IKFM। अगर आई मेंशन है तो ही लेना, नहीं अगर गिवन आई की वैल्यू जिक्र नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको नहीं कंसिडर करना। ठीक है, एक काम करते हैं, आई को पहले निकाल ले। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, I-1 अपॉन N-1 एसिटिक एसिड के केस में। तो अल्फ़ा यहाँ पे 20% गिवन, मतलब 20 डिवाइड बाई हम इसको 100 कर सकते हैं। आई हमें नहीं पता था। एन की वैल्यू एसिटिक एसिड के केस में डिसोसिएट कैसे होगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो 2 आयंस मिलेंगे, CH3COO माइनस और H+। तो आयंस क्या है, 1 2, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2, तो यही है 2 - 1, तो यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा 5। तो आई की वैल्यू सिंपल है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1.2 आ गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF IKF होता है, तो डेल्टा TF I 1.2, KF की वैल्यू 1.6, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो क्या गिवन है, 5 ग्राम सोल्यूट, देखो 5 ग्राम गिवन है, और एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है, और आपके पास 500 ml है। ठीक है, लेकिन उसको हमें किस में लेना है, कोई कहेगा मास तो गिवन नहीं भाई, हमने ऐसे निकाला है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी यहाँ पे 1 दे रखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मास नहीं पता था, वॉल्यूम कितना था 500 ml, तो मास अपने पास कितना आ गया, मास आ गया 500। ठीक है, ऐसे निकाला है, और ये 500 वाटर गिवन था, मतलब सॉल्वेंट ही है, ये भी कन्फ्यूज मत होना। तो ये अपने पास मास हो गया, और हमको 1000 से डिवाइड कर देंगे kg में हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा TF निकल के आ जाएगा 3.72, लेकिन इसको हम पावर में लिखेंगे 372 × 10⁻²। आंसर अपने पास ये हो जाएगा 372। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, मतलब पहले वाले में FeCN6 और 3- है, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन X, और साइनाइड 6 है, -1 हो जाएगा, हाँ -1 कर दिया मैंने ऑलरेडी, और टोटल ओवरऑल -3 है, तो X इक्वल टू कितना आ गया, +3। एक करता हूँ तो आयरन अपने पास हो जाएगा +3, मतलब 3D5, 4s2 3D में से एक निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो ये जो D अपने पास था, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग, ये उठ के इधर आएगा, ये उठ के इधर आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा पेयरिंग कर देता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता ना, तो पेयरिंग नहीं करता। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 1। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है। ठीक है, बाकी में भी हम निकाल लेते हैं, एक हमने तो आपको निकाल के दिखा दिया। अब इसमें देखते हैं, इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, Fe F6 3- यहाँ भी आयरन का निकालोगे, Fe क्या हो जाएगा, +3, लेकिन यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है 3D5। तो यहाँ पे तो पूरा ये फ्लोरीन क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये अपने पास 3D5, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 आ गए। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा रहना है 5 भाई, और D ऑर्बिटल में और कितने आएंगे, 5 ही मैक्सिमम हो सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ऑप्शन चेक कर लो, क्योंकि सारा आपको चेक भी सॉल्व नहीं करना पड़े। तो बी में सबसे ज़्यादा है, तो बी में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 2 ऑप्शन तो हटा दो, बी में हो गया। सी कॉमन है, सी कॉमन है, डी कॉमन है, डी कॉमन है, ई और ए में चेक कर लो। ई ए का तो हमने निकाल ही लिया है, एक है, ई में देखना रह गया है, तो NiCO4। ठीक है,
तो निकिल क्या होता है 3D8, निकिल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 3D8 और 4s2 होता है, 3D8 4s2, यही तो होता है ना भाई। तो हम इसको भर लेंगे और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखे ना, ये बता दे रहा हूँ पहले, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। और 4s2 वो जो s वाला इधर था ना वो भी इधर चलाएगा, तो अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0। ये भाई तो लास्ट में ही कर दो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा भाई, ई वाला लास्ट कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बाकी को मैंने किया नहीं, बस आपको ऐसे समझा दिया। नेक्स्ट देखते हैं CFHC निकालो। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, स्प्लिटिंग फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। पहला है TiH2O और यहाँ पे है 6 2+ है, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली टाइटेनियम +2 में ऑक्सीडेशन नंबर आई होप कि आपको आता है। तो ये क्या हो जाएगा 3D स्कैंडियम टाइटेनियम 3D2 4s 0, से इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए क्योंकि 2 पॉजिटिव है। अब वाटर यहाँ पे जो है वो स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पेयरिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। 1 2 3 4 देखो 1 2 ये। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग कराओगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6 है, तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का स्प्लिटिंग ऐसे होता है, ये मतलब T2G नीचे होता है, T2G नीचे EG ऊपर। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 1 2, तो बेसिकली T2G में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और EG में आ गए 0। तो CFSC ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है पता है, ये फार्मूला पता होना चाहिए, -0.4 इंटू T2G प्लस EG और 0.6 होता है। और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी भी होता है। पेयरिंग एनर्जी क्या है, यहाँ पे बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 थे, तो यहाँ पे कितने पेड इलेक्ट्रॉन है माइनस यहाँ पे कितने पेड, इसको ऐसे भर लेते 1 2 3 4 5, तो कुछ भी पेड नहीं थे, तो पेयरिंग एनर्जी 0। तो ये इसको पुट कर लो -0.4 T2G में 2 इजी, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको हमने निकाला तो -0.8 आ गया, ठीक है। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल आ गया। तो मतलब इसका तो हमारे पास कहाँ गया, यहाँ पे A का 4th हो गया, कहीं भी दिख रहा है, 2 ऑप्शन तो हटा दो, A का 4th, अब B का निकाल लो, बस बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। B का भी देख लेते हैं, VH2O और यहाँ पे 6 और यह है 2+, तो यहाँ वैनेडियम हो जाएगा 2+, मतलब 3D3 और 4s 0, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। अब यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो इसको भी निकालो, D3 को स्प्लिट कराओ, 1 2 3, तो ये 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो पेयरिंग, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, तो यहीं पे दोबारा हम रिपीट करते, वीक फील्ड लिगेंड होता तो ऊपर जाते। अब निकालो यहाँ पे CFSC, फिर से CFSC अगर हम निकालते हैं तो -0.4 T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG में 0, तो -1.2 डेल्टा A, तो इसमें क्या आ जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड कर रहा है, बात खत्म, B का फर्स्ट हो गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने होते, बस ऐसे देख के ऑप्शन भी, इसे टाइम बचाने का तरीका है, ठीक। बोला है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन 0.63 ग्राम ऑफ प्रोटीन, द ऑस्मोटिक प्रेशर, डायरेक्ट फार्मूला पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन CRT होता है। अब हम इसको लिख लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम RT होता है। मोल को भी आप रिप्लेस कर लो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से सीधे सीधे, तो हम एक काम कर लेते हैं, मोल को लिख लो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लिख लो, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और वॉल्यूम को आप ऐसे लिख लो RT। तो यहाँ से मॉलिकुलर वेट को हम इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा WRT, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इधर ले आया गया, वॉल्यूम इधर, तो यहाँ पे मोलरिटी आ जाएगा 0.63 और ये 0.083 R की वैल्यू है, और 300, और यहाँ पे अपने पास सीधे से 1.29 10⁻³ और 300 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको हमने एक ही यूनिट में ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4535 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। सिंपल सवाल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, मोल आंसर। डायरेक्ट मतलब फार्मूला बेस्ड था, इसको तो मैं डायरेक्ट फार्मूला ही बोलूँगा। नेक्स्ट सवाल हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने पास है, ये बोलो जेई का कि अ सॉल्यूशन ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन,
नेगेटिव डेविएशन बोल दिया, मतलब वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा लेस देन ज़ीरो होगा, और वेपर प्रेशर लेस देन ज़ीरो होता है तो हमेशा वो क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। और पी टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव डेविएशन ही, मतलब वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इन्वर्स होते हैं, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वेपर प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सीधे सीधे। बोला है कि एन अननोन सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर, क्या बोला है, लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 1.28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ अगर बेंजीन के लिए हम देख रहे हैं, डेल्टा टी एफ बेंजीन के लिए, ठीक है, सवाल दिखने में बड़ा है पर है सिंपल। तो क्या हो जाएगा, आई के एफ, आई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो आई की वैल्यू 1 हमेशा लिया करो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये लोअर है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टोटल गिवन था, तो ये हम इसको पूरा वैल्यू पुट कर लेंगे। के एफ की वैल्यू दे रखी है, मोलैलिटी अपने पास इतना हो जाएगा, मोलैलिटी कितना आ जाएगा 1.28 डिवाइड बाई 5.12। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और ये बोला है द सॉल्यूट हैज़, एक चीज़ और बोला आगे, द सेम मास ऑफ सॉल्यूट व्हेन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के केस में लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.4। ठीक है, मतलब डेल्टा टी एफ फॉर वाटर जो है, वाटर के लिए जो बोल रहा है क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। यहाँ पे बोला है, ध्यान से देखना, कंप्लीट हैज़ नॉर्मल मोलर मास इन बेंजीन बट कम्प्लीटली आयनाइज। ऊपर वाला आयनाइज की बात नहीं किया था, इसलिए हमने आई की वैल्यू 1 लिया था। यहाँ पे आई की वैल्यू हमने 1 ले लिया था, यहाँ पे आयनाइज बोल दिया, मतलब आई कुछ तो होगा तो हमने उसको एन मान लिया। आयनाइज कितने, और ये हो जाएगा के एफ फॉर वाटर इंटू मोलैलिटी। ठीक है, वाटर के केस में तो ये है 1.4 गिवन है, एन अपन को नहीं पता 1.86, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम ये वाली मोलैलिटी 0.25 निकाला है तो इसको रख देते हैं 0। सेम ही अपने पास सॉल्यूशन था, बस वहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, चेंज था अलग अलग सॉल्वेंट के लिए। तो एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एन की वैल्यू 3.01 के आसपास आ जाएगा। ये भी थोड़ा अलग सवाल था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अगर ऐसा सवाल आता है तो कैसे सॉल्व करना। और एक आपको हिंट दे दूँ, जब सॉल्यूशन 100% आयनाइज्ड होता है तो उस केस में जो अल्फ़ा होता है ना वही आई होता है, अल्फ़ा नहीं, आई मीन जो आई होता है वही एन होता है। जैसे NaCl है, मैं बोलूँ 100% आयनाइज्ड है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, Na प्लस होगा Cl माइनस, तो यहाँ N कितना होगा 1 2, तो N कितना है 2, वही अपने पास I भी हो जाता है 100% आयनाइज्ड के केस में। तो इसलिए यहाँ पे हमने N ले लिया है, इसको I की जगह हमने क्या ले लिया, N। ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे यही N मोल हो गया और हमारे पास इतना आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन विच विल बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। आइसोटोनिक आपको देखना था। तो देखो, जब सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है, ठीक है, सॉल्यूशन अगर आपके पास आइसोटोनिक अगर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मस्ट बी सेम, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो आता है वो इक्वल होना चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ICRT। ऑप्शन नंबर ए में अगर हम चेक करते हैं तो एक वो हम 1 मोलर NaCl था, और इसके लिए हम निकाल लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो I की वैल्यू NaCl है यहाँ, तो हम वहाँ पे बेसिकली NaCl कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो I की वैल्यू 2 ले लेंगे यहाँ पे। NaCl जब डिसोसिएट होगा तो कितना देगा अपने पास, Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे एक जो I हो जाएगा वहाँ पे 2 हो जाएगा ना। बेसिकली जितना डिसोसिएट होने के बाद मिलता है नंबर ऑफ आयंस, वही हो गया I। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोलर दे रखा है, ठीक है, RT कांस्टेंट है, तो RT को आप ऐसे ही रहने दो। बाकी हम दूसरे केस में निकालते हैं, क्या है, यूरिया है। तो यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे I की वैल्यू 1, यूरिया सुक्रोज ग्लूकोज इन सभी में I की वैल्यू 1 होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको 2 दे रखा है, तो यहाँ पर भी 2RT। तो यस, ये तो आइसोटोनिक है। बी वाले को चेक करो ऐसे ही, फटाफट हम चेक करते हैं। CaCl2 है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो
तो और दूसरा है KCl है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 1.5 है। तो हम यहाँ पे अगर निकालते हैं, R तो हटा ही दो, CaCl2 अगर डिसोसिएट करेंगे तो Ca2 प्लस और 2Cl- 3 आयन मिलेंगे, ठीक है। तो 1 मोलर इंटू 3, RT को आप ऐसे रहने दो। यहाँ पे 2 ही आयन मिलेंगे, अगर हम KCl को डिसोसिएट करते हैं तो 2 और कॉन्सेंट्रेशन 1.5, RT ऐसे ही रहने दो। तो ये भी दोनों भी, ये भी इक्वल आ गए, ये भी आइसोटोनिक। C वाले को देखो, C वाले में 1.5 मोलर है, एक्वस AlCl3 है और Na2SO4 है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर, तो ये भी अपने पास इक्वल ही आएगा। इसका भी ऑस्मोटिक आप निकाल लो, इक्वल ही आ रहा है। D का भी इक्वल ही आ रहा है, D का भी इक्वल आ रहा है, मतलब KCl और Al2 जो भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। 2.5 मोलर है और यहाँ पे 1 मोलर, ये भी इक्वल है। तो A मल्टीपल B C D सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 आंसर, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो देखो ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। तो जो मैं आपको बोलूँ ध्यान में रखना, CFSC की बात करें, डेल्टा O की बात करें, या एनर्जी की बात करें, लैम्बडा की बात करें, या स्प्लिटिंग की बात करें, तो ये रिलेशन आपको याद रख लेना है, सीधी बात है, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें लार्जेस्ट स्प्लिटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, कुछ भी नहीं सोचना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने देखा है जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है I KB इंटू एम होता है। KB तो कांस्टेंट है, मतलब हमें केवल I इंटू मोलैलिटी को निकालना है, मोलैलिटी जो कि दे रखा है। तो पहले वाले में अगर हम चेक करते हैं तो क्या है, फर्स्ट वाले में 0.1 मोलर KNO3, तो यहाँ पे I इंटू एम की, स्मॉल m की वैल्यू निकालते हैं। KNO3 अगर इसको डिसोसिएट करते हैं तो कितने आयंस मिलेगा, कर लेते हैं, K प्लस हो जाएगा, NO3 माइनस हो जाएगा, 2 ही आयंस है, एक और एक, तो I 2 लिख लो और मोलैलिटी 0.1 गिवन था, तो ये हो जाएगा 0.2 मोलर, ठीक है। हम पूरा निकाल के फिर इसको कंक्लूड करेंगे। तो दूसरा B वाला देखते हैं, 0.2 मोलर सुक्रोज। देखो सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वहाँ पे I की वैल्यू 1 होती है, तो I इंटू एम यहाँ पर निकालोगे तो नो डाउट ये 1 इंटू 0.2 ही आना है। C में अगर निकालते हैं तो 0.3 मोलर यूरिया गिवन है, यूरिया भी एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, I की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 0.3 मोलर आ जाएगा I इंटू एम अगर हम निकालते हैं। D वाले में अगर देखते हैं, D वाले में हमारे पास क्या है, 0.2 मोलर NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, तो I इंटू एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.2, ये कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे नहीं, तो ये क्या आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है। यहाँ पे I इंटू एम जहाँ पे मैक्सिमम होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये TB होता है, तो मैक्सिमम यहीं पे हो जाएगा, बात ख़त्म, समझ आया, यही मैक्सिमम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, इसमें बोला है द ClCO-Cl बॉन्ड एंगल वैल्यू इन फेस कॉम्प्लेक्स आर, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स गिवन है CONH3 थ्राइस और Cl3, ओके। हमारे पास सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, तो इसको हम लिख लेंगे Cl, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा Cl। ये अपने पास Cl फेसियल फॉर्म में गिवन है ना, तो फेसियल फॉर्म में Cl ये आजू बाजू में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे NH3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे ही बनाना है NH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये और ये बना, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या था, बॉन्ड एंगल ClCO-Cl, ठीक है, ये पूछा था, तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे
तो ClCO बॉन्ड एंगल जो दिख रहा है वो 90 ही डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री ही हो जाएगा। आंसर नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक, तो बस ये आपको ऐसे फेशियल जब भी पूछे ना तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन्स 38% बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 38% वेट गिवन है। 38% बाई वेट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 38 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 38 ग्राम होगा H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल। वांट ऑफ फैक्टर आपको गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है 2.67 गिवन है। द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच सॉल्यूशन बैटरी विल फ्रीज। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, IKF इंटू यम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.67, KF आपको 1.8 गिवन है। और मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी अलग से निकाल लो, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg हो जाएगा। तो मोल हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, लिख लेते हैं वेट 38 और H2SO4 का मॉलिकुलर वेट, सॉल्यूट यही है ना H2SO4, ये हो गया। और सॉल्वेंट कितना गिवन है, सॉल्वेंट ठीक है, अगर सॉल्यूट अपने पास सॉल्यूट है 38 ग्राम तो डेफिनेटली सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 में माइनस कर दो, 100 माइनस 38 ये आ जाएगा 62। तो सॉल्वेंट है 62 डिवाइड बाई 1000 कर लो, ये आ जाएगा kg में। आ गया आंसर। तो ये अपने पास आ गया डेल्टा TF इतना आया 30.0.5। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या था, द टेम्परेचर एट विच द सॉल्यूशन इन द बैटरी विल फ्रीज। ओके, तो अब डेल्टा TF को भी हम थोड़ा ओपन करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा T0F सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये अपने पास था 30.06 आप मान लो। और हमें पता है वाटर का जो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 ले लो, या इसको हम क्या बोल सकते हैं 273 में बोल लेंगे, केल्विन में लेना है। और हमारे पास सॉल्यूशन का पूछा था, ठीक है, सॉल्यूशन कितने पे फ्रीज करेगा, तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 केल्विन। ठीक है, ये हमने केल्विन में लिया है, बस आंसर आ गया, सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब समझो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप मतलब जो मिक्सचर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पर मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब हमेशा ये समझना कि पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल लेने हैं आपको। और अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करें, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की अगर बात करें तो हमेशा कौन से वाले लेने हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले आपको लेने हैं। ठीक है, और कुछ आपको ट्रिक भी दे देता हूँ। जो नेगेटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन में कौन से वाले एग्जाम्पल लेने हैं, क्योंकि पूरा तो याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर क्लोरोफॉर्म कहीं पे गिवन हो, या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वाला कुछ भी गिवन हो, ठीक है, तो आप समझ जाना नेगेटिव वाला लेना है। दूसरा अपने पास ये मैं लिख देता हूँ, दूसरा कभी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिख जाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर के साथ दिख जाए तो भी आपको वही भी लेना है। तीसरा जहाँ पे होता है फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन दिख जाए तो वहाँ पर भी नेगेटिव डेविएशन आपको लेना है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में अगर ट्रिक की बात करूँ तो जहाँ पे अल्कोहल दिख जाए, पॉजिटिव डेविएशन इधर लिख देता हूँ शॉर्ट में। ये क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे वाटर प्लस नॉन पोलर या पोलर, आप कुछ भी ले लो, ठीक है, नॉन पोलर या पोलर कोई भी आप सॉल्वेंट ले लो, जैसे CH3OH CCl4, ठीक है, या एक आपके पास दूसरा है जहाँ पे उलझ सकते हो, CH2 दिख जाए या CCl4, ठीक है, वहाँ पर भी आप पॉजिटिव वाले को लोगे। बस कंडीशन ये है यहाँ पे एसीटोन हो जाए, एसीटोन या बेंजीन हो जाए। ठीक है,
ये बस मैंने ऑलमोस्ट लिख दिया। अगर इसको याद रखते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब नहीं निकालना, मतलब आपको निकालना क्या था, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है, फिनॉल और एनिलीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन वाले अल्कोहल भी आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहा ये। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग वैरायटी से पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन का ही, पर पूछने का तरीका अलग है। तो अगर आपको कभी ये बोला है मैक्सिमम अट्रैक्शन, क्या बोला है, विच विल एग्जिबिट मैक्सिमम अट्रैक्शन टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला जिंक और H2O6 2+। अब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे हम अगर इसको देखेंगे तो बेसिकली ये D10 हो जाएगा। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हम T2G EG वाला करके अगर इसे भरते हैं तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, वैसे वीक फील्ड लिगेंड है, मैं ऐसे भर रहा हूँ, 7 8 9 10। तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 0 आ रहा है। दूसरा अगर हम देखते हैं COH2O, कोबाल्ट वाटर के साथ +3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। कोबाल्ट याद रख लेना +3 होता है, और विथ वाटर तभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अदरवाइज वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, कोबाल्ट D7 आ रहा है। और इसको जब हम फिलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, और क्या हो जाएगा 4 5 6, और हो जाएगा 7। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं इसमें। और इसमें वाले में मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ये तो ये D6 है, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ T2G में 6, और EG में अपने पास आएंगे 0, तो यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इस वाले में भी मतलब D8 सिस्टम है, इसको हम लिखेंगे T2G6, EG में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगा, मैक्सिमम सेकंड में ही आ रहा है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 3 आ रहे हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का था, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये तो डायरेक्ट है। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। बाकी ऑप्शन आप मैच कर लो, सिंपल हो गया है। ठीक है, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको आइसोटोनिक बोलते हैं, सिंपल। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ो। मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस वेपर प्रेशर बाई 25%। ओके, तो P0 माइनस क्या होता है, PS होता है। PS लिख लो, कभी कभी यहाँ P0 लिखते हैं, आप कोई सा भी लिख लो, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम जैसे ही सॉल्व किए तो सॉल्यूशन का मान लेते, हमारे पास इनिशियल प्योर वेपर प्रेशर P0 था। जब 25% रिड्यूस हो गया तो मतलब हम उसको कितना लिख, 0.7 P0, यही तो होगा ना भाई, 25% अगर रिड्यूस हो गया तो सिंपल। तो इसको मैं सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा कब यहाँ पे P0 वाला यूज़ करते हैं, कब ये है, दोनों सेम ही, पर कैलकुलेशन से बचने के लिए सब काम किया गया। तो और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे PS है 0.75, 25% का हमने परसेंटेज निकाल लिया इनिशियल के टर्म्स में, तो ये हो गया। और सॉलिड मान लेते, वेट नहीं पता था, मॉलिकुलर वेट यूरिया का 60 और वाटर का 1000 वहाँ पे गिवन है, और मोलर मास 18 है ना, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वेट निकल के चला आएगा 111 ग्राम, ये हो जाएगा सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन बोला था नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड इन अ रिप्रेजेंटेटिव मेटल कॉम्प्लेक्स। ओके, हमारे पास एक मेटल जो है कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये है, इसमें बोला था एम्बिडेंटेड लिगेंड कितने होंगे। ठीक है, तो HCN एथिलीन डाइअमाइन, और HCN में अगर हम देख पाएँ, एम्बिडेंटेड मतलब जिसके पास 2 डोनर साइट हो लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनेट कर पाए, जैसे यहाँ पे ESCN। ठीक है, तो जिसके पास 2 डोनर साइट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये भी है डोनर साइट और ये भी है डोनर साइट, एट ए टाइम एक ही डोनेट करता है, इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। टोटल ये कितने ऐसे गिवन है, टोटल गिवन है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस यही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 मोल ऑफ
MgCl2 डिसोसिएटेड एक्वा सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ इतना, ठीक है, 18 मोल ऑफ MgCl2। तो देखो MgCl2 गिवन है, MgCl2 को जब हम डिसोसिएट कराएंगे तो ये देगा Mg2 प्लस और यहाँ पे बनाएगा 2Cl माइनस, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, अल्फा आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू होता है I-1 अपॉन N-1। यानी यहाँ पे कितना है, जो आयंस है, कितने आयंस है, 1 और 2, यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 3 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये बोला है क्या, ठीक है, इस 80 मोल % दे गिवन है, अल्फ़ा तो गिवन है, कितना, अल्फ़ा इक्वल टू 80% गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.8, ठीक है। तो ये हो गया 0.8 और यहाँ से I-1 और n की वैल्यू भी पता चल गई, तो यहाँ से I की वैल्यू हम निकाल लेंगे, जो आ जाएगा 2.6 आ गया, ठीक है। जैसे ही आ गया उसके बाद बोला था द वेपर प्रेशर ऑफ 1.0 मोलल एक्वा सोल्यूशन ऑफ MgCl2, ओके। और हमें फार्मूला पता है, जो वेपर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, यही होता है। यहाँ पे आप PS लिख लो, P0 लिख लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, मोल्स ऑफ फ्रैक्शन आई, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू कंसिडर की जा रही है, तो आई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इनिशियली क्या था, वेपर प्रेशर कितना था, यहाँ पे क्या बोला, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 50 गिवन था, तो इनिशियली 50 और यहाँ पे ये PS सॉल्यूशन का, और ये कितना हो जाएगा 50, आई की वैल्यू 2.6 और वहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हो जाएगा तो ये हमारे पास फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले लिख लें 50 माइनस PS और यहाँ पे 50, ये हो जाएगा 2.6 और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ हम अगर सॉल्वेंट निकालेंगे, देखो मोल फ्रैक्शन आप एक काम करते हैं, वाटर का हम मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 1 मोलल, मतलब आपको ये पता है कि 1 मोल सॉल्यूट गिवन। 1 मोलल मतलब क्या होता है, मोलल को अगर लैंग्वेज के टर्म में लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल सॉल्यूट है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 मोल सॉल्यूट भी गिवन है, ठीक है। और सॉल्वेंट इन 1 मोल सॉल्यूट होगा इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg या मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट पे, समझ आ रहा है। तो मतलब हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन वाटर का क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोल ऑफ वाटर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इतना, और ये अपने पास हो जाएगा 55.56 आ गया, और 1 माइनस कर दो तो मोल ये वाटर का आ गया। अब बाकी जो है सॉल्यूट है वो तो सॉल्वेंट है, तो 1 माइनस ये कर दो, ये मोल है, सॉल्यूट तो ऑलरेडी पता है, सॉल्यूट का मोल तो अपन को पता ही, NB कितना है अपने पास 1 है, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा, इसको इसी कलर से लिखते हैं, ये हो जाएगा 1.0 और यहाँ पे हो जाएगा 2.6 इंटू 1.0 प्लस 55.56, बस सॉल्व कर लो। यहाँ पे PS जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 47.675, ऑलमोस्ट आंसर आप बोल सकते हो 48। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। यहाँ पे मोलल वाली जो बात गिवन थी ये अलग इन्फॉर्मेशन थी, तो इसमें गलत हो सकता था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बोला है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर हैविंग 2 इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वाज ट्रीटेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम, डार्क ब्राउन रिंग वाज फॉर्म, ठीक है। डार्क ब्राउन रिंग वाज फॉर्म मतलब कंफर्म हो गया कि यहाँ से अगर मान लो हम CH3 C डबल एसीटेट लेते हैं और 2 सॉल्ट लेते FeCl3 लेते हैं, तो वो हमारे पास FeCH3, ये आपको याद होगा और थोड़ा हिंट होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो गलती करोगे। ये बना, ठीक है। और ये हमारे पास इसको हम ऐसे ये भी बना सकते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में ऐसे लिख दो, Fe3OH ट्वाइस CH3CO6 प्लस, ब्लड रेड कलर का, ठीक है, ब्लड रेड कलर। फर्दर अगर हम इसको हीट करते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम इसको हीट करते हैं तो अपने पास मिलेगा FeOH ट्वाइस और ये CH3COO, ये इसका रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। रेड ब्राउन कलर याद रखना, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसे रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बना तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, ये बन गया। तो हम यहाँ पे एक रिएक्शन और लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मान लो हम 2NO3 बैलेंस लिखते हैं
4H2SO4। डेफिनेटली अगर ये याद नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। Fe2+ लेते हैं तो ये अपने पास आयरन का Fe3 वाला कंपाउंड दे रहा है, ठीक है। Fe3+, यहाँ पे 2NO रिलीज होगा, 4SO4 2- और 4H2O, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं फर्स्ट ही होगा, Na डेफिनेटली इसको और इसको हम लेंगे NO3- को, तो अपने पास वही जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो मिलेगा, क्योंकि ब्राउन रिंग भी बोला है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मैं एक बार आपको लिख के इधर बताता हूँ। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं Fe और साथ में H2O 6 2+ अगर हम करते हैं, और जो NO यहाँ नहीं बना है ये वाला, इसके साथ हम अगर इसको ट्रीट करते हैं तो अपने पास कंपाउंड बन जाएगा Fe, इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट आपने सुना है? ये ब्राउन कलर का रिंग का फॉर्मेशन होता है, लैब में होता है, तो ये है ब्राउन कलर। तो डेफिनेटली आंसर नंबर 1 ही होगा, ठीक है। ये याद रख लो भाई, अगर याद नहीं था कोई दिक्कत नहीं, अब याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला द सेट विच डज नॉट हैव एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो NO2- है, NCS है, ये तो अभी देखा था, ये एम्बिडेंटेड है, ठीक है। मैंने सुपर 45 में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था, यहाँ करेक्ट कर लो। यही केवल एम्बिडेंटेड है, लिगेंड है। बाकी का जो यहाँ पे, तो ये वाले किस में है, NO2 NCS, इसमें एम्बिडेंटेड है, NO2 भी है, NO2 भी है, मतलब एक ही सेट ऐसा है जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। तो ये हमारे पास ये लिख दिए गए हैं, ठीक है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे ये वाला जो होता है, इसके बारे में मैं बताऊँ, इसको बोलते हैं प्रोसियन ब्लू कलर बोलते हैं, ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल होता है, याद रख लो क्या बोलते हैं, प्रोसियन ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और ये इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल याद होने चाहिए सारे। कलर भी चेंज करता हूँ इसका मैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट वाला, और जो ये है, ये बहुत ही पुअर सॉल्युबल होता है, पुअर सॉल्युबल, ठीक है, पुअर सॉल्युबल। और NH4 ये वाला इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल वही। तो अपने पास जो वाटर सॉल्युबल है कम्प्लीटली अगर मैं बोलूँ, वो एक ही कंपाउंड है यहाँ पे, Fe3। डेफिनेटली अगर ये याद नहीं होता तो हम बोल ही नहीं पाते, ठीक है। तो अब भी आप इसको याद रखो, ये क्या है, सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ये बोला है कि 0.004 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 0.01 मोलर ग्लूकोज के साथ, ठीक है। तो आइसोटोनिक तो कंडीशन हमने आपको समझा ही दिया था, आइसोटोनिक होने पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इक्वल कर लेते हैं, जो दो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, तो इसको CRT हम लिखेंगे I, और डायरेक्टली हम CRT इसके लिए ICRT, कॉन्सेंट्रेशन नो डाउट C1 है, इसका C2 है, अलग अलग है। तो IRT से RT कैंसिल है, तो C1 C2 लिख लो। C1 0.004, ठीक है, और यहाँ पे ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल है तो I की वैल्यू 1 ले लो, और वहाँ पे 0.01, तो I की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 2.5, ठीक है। और K2SO4 गिवन है, तो इसको डिसोसिएट करेंगे 2K+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 2-, तो अल्फ़ा जो होता है I-1/N-1, और यहाँ पे अल्फ़ा आपको दे रखा है क्या, परसेंटेज अल्फ़ा, ये तो पूछा था क्वेश्चन में। तो I 2.5 - 1, N की वैल्यू 2 और 1 3, 3 - 1 ये कितना हो जाएगा, 0.75 परसेंटेज अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है ये वाला, बोला है कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो कोबाल्ट क्लोराइड है, उसको वाटर में डिजॉल्व करो, 6 वाटर में बैलेंस करके भी लिखो, ये फेमस रिएक्शन है। CO एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये Cl2, ठीक है, ये पिंक कलर का होगा, और ऑक्टाहेड्रल तो आपको दिख ही रहा है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड अगर HCl इसमें डालते हैं तो अपने पास COCl4 2- मिलेगा, जो टेट्राहेड्रल होता है और ब्लू कलर का होता है। तो ऑप्शन आप मैच कर लो, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा,
ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सारे जेई वाले क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, पैरामैग्नेटिक आपसे बोला। तो पहला NiCN देखते हैं, पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और NiCN2-। तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालो, तो Ni कितना आ जाएगा, +2 आ गया, मतलब ये किस में है, 3D8 में है। और साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए ये क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। तो मतलब यहाँ पे अगर d ऑर्बिटल की हम फिलिंग करेंगे, 1 2 3 d ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसलिए ये क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग करता है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो पेयरिंग नहीं करता, तो ये वो भी आके पेयर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, बाकी अब फटाफट निकाल लेते हैं। चलो, अब ये तो मैंने समझाने के लिए आपको किया, बाकी फटाफट NiCO4, और यहाँ पे इसको NiCO4 करते हैं। तो यहाँ पे निकल क्या है, 0 में है, तो इसका 3D8 और 4S2 होता है। ठीक है, 3D8 4S2, तो फिर इसको ये भी CO भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये S वाला जो है ना, यहाँ पे ये भी पैरामैग्नेटिक ही और डायमैग्नेटिक हो जाएगा। जब हम एक डायरेक्ट हम कर देते हैं पेयरिंग, 8 यहाँ हो जाएगा, और S वाला उछल के इधर चलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये भी अपने पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये सारे NCERT में एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, और NiCl4 ये वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो है वीक फील्ड लिगेंड है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकल का कितना हो जाएगा, +2, तो ये 3D8 है, और इस बार ये पेयरिंग नहीं करेगा, 3D8 नो पेयरिंग, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो इसको जैसे है वैसे ही लिख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी यहाँ पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, सबको निकाल ही लेते हैं। तो Fe ये भी क्या है, इसको इधर ही लिखता हूँ मैं। ठीक है, आप निकालो, 3D6 है, 4S2, तो चलो अच्छा बता दो। नेक्स्ट है अपने पास, यहाँ पे बता देता हूँ, FeCN, और यहाँ पे 6 4 माइनस है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये हो जाएगा 3D6। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करेगा, बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 6, पेयरिंग कर लेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो पेयर्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो गया। FeCN6 हो गया। कॉपर देखते हैं, ये स्पेशल एग्जांपल होता है, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जहाँ पे रूल फेल हो जाते हैं, तो ये 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम पैरामैग्नेटिक ही बोलेंगे। ठीक है, CFT नई थियरी आती है यहाँ से, और फिलहाल वो तो हम कोऑर्डिनेशन में आपको सिखाते हैं। ये अपने पास Fe कौन सा रह गया था, FeS2, FeCN6, अच्छा 3 माइनस है यहाँ पे, FeCN6, और वहाँ पे क्या है, 3 माइनस। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये हो जाएगा 3D5 हो जाएगा, और 3D5 हो जाएगा, तो यहाँ पे नो डाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो होगा, ये उठ के इधर आएगा, ये उठ के इधर आएगा, तो फिर भी तो 1 रहेगा, इस बार ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमारे पास बैलेंस नहीं हो पाया। बैलेंस मतलब 2 तो पेयर हो गए, 1 अनपेयर्ड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, समझ आया, ये हो जाएगा। और FeS2O6 है, FeS2O6, और यहाँ पे देखते हैं H2O6 2+। तो यहाँ पे तो इसको हम लिखें फिर से, आयरन कितने में है, +2 में है, तो 3D6 हो जाएगा। और जैसे ही 3D6 है, तो यहाँ पे 1 2
3 4, तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। और यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। तो ये भी पैरामैग्नेटिक। टोटल कितने ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक आपको देखने को मिलेंगे? 4 टोटल आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, और बाकी हम इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कवर किए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम चलो इसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये आंसर हमें साफ साफ दिख रहा है तो इसलिए हमने किया, पर इसी को एक को ही, वैसे तो ऑप्शन आपको सभी चेक करने थे, ठीक है। तो आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लोगे तो आपको भी समझ आएगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और ये हो जाएगा 3D7 4s2 3D6 हो जाएगा। इसकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है तो स्प्लिटिंग हम कराएंगे। ये होता है T2G और ये होता है EG। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 1 2 3, और ये हो जाएगा 4 5 6, पेयरिंग हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड गिवन है। और जैसे ही आ गया, पूछा क्या था, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक तो है क्योंकि पेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक है। और मोस्ट स्टेबल, हाँ स्टेबल इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है जो कि साइनाइड लगा है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट है, और आपको आगे सोचने की ज़रूरत थी नहीं कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता दूं, हमेशा तैयार रहना। अगर कभी आपको CFSC पूछता है, CFSC तो इन्वर्सली होता है वेवलेंथ के और एनर्जी के डायरेक्टली होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेवलेंथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहाँ पे सबसे आपको दिख रहा है, साइनाइड ही होता है सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका जो लैम्बडा होगा वो सबसे मिनिमम हो जाएगा। तो साइनाइड वाले का लैम्बडा सबसे मिनिमम मतलब यहाँ पे गिवन है, मतलब सी का फर्स्ट कहीं पे दिख रहा है आपको ऑप्शन में, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन है, ये वाला लगा के आगे बढ़ चलो, बात ही खत्म, कुछ सोचना ही नहीं था, आपका टाइम ही तो बचाना है। नेक्स्ट बोला है एनामोनिकल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन गिव ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट। ओके, साफ साफ जैसे ब्रिलियंट रेड, रोजी रेड बोलते हैं। 2 डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, एक्वस ले लो बेसिकली। तो यहाँ पे निकल का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है DMG, और ये ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, रोजी रेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बस सिंपल ऑप्शन क्या बोला है, द मेटल आयन कौन सा हो जाएगा, निकिल हो जाएगा। ये तो एकदम हलवा सवाल था। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन है लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। आई को आप यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मान लो हम बोलें Al2SO4 थ्राइस है, डायरेक्टली हमेशा अल्फ़ा की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा अल्फ़ा 1 लेना है, मतलब आई और एन इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 2 और 3 5 है, यही आप आई भी इसे बोलोगे, ठीक है। और ये ग्लूकोज तो भाई नॉन वोलेटाइल है, यहाँ पे आई हमेशा 1 होता है। हाँ KI को अगर आप देखोगे तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, K प्लस आयोडीन माइनस, तो आई की वैल्यू 2, आयंस को ही आई बोलना। K2SO4 अगर ये है तो क्या देगा 2K प्लस, और यहाँ देगा SO4 2 माइनस, तो N की वैल्यू है 3, वही है I। तो सबसे ज़्यादा जो है फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ पे, इसका आई सबसे ज़्यादा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोवेस्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। आई वैल्यू वहाँ पे, आई की वैल्यू 5 आ रहा है, तो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल वोलेटाइल लिक्विड AMP, ठीक है। डायरेक्ट ही फार्मूला बेस्ड ही लग रहा है, कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा इसमें, मुझे लग रहा है। सबका मोल गिवन है, द वेपर प्रेशर 200 गिवन है और 500, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी एटलीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है भाई। तो देखो PT हम कैसे निकालते हैं, P0A जाई A प्लस P0B, और ये हो जाता है जाई B हो जाता है। और P टोटल आपको गिवन है 500 पहले वाले केस में, और पहले वाले के लिए गिवन है 200 प्योर वेपर प्रेशर, और ये मोल फ्रैक्शन 1/4, ठीक है। अरे भाई गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, और P0B का हमें नहीं पता है कितना हो जाएगा, 3 मोल है तो 3 बाई टोटल मोल 3/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास P0B निकल के आ गया 600 आ गया, ठीक है।
क्योंकि ए देखो ए के मोल कितने थे 1 मोल गिवन था, ठीक है, बी के मोल कितने गिवन थे 3 मोल गिवन थे, तो बस मोल फ्रैक्शन तो हम निकाले। तो यहाँ पे जो पी नॉट ए था वो देखो कितना था, वो 200 था, 200 था, जो कि कम है किससे भाई, पी नॉट बी से, जो कि है 600, बस आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंथैल्पी इफ़ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, मतलब डेल्टा एच 0 होना चाहिए, डेल्टा वी वॉल्यूम 0 होना चाहिए, डेल्टा एस कुछ भी हो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी कुछ भी हो ऑलवेज लेस देन 0, और राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करता है, राउल्ट्स एट ऑल टेम्परेचर लॉ को फॉलो करता है ना। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर 0। ये सारे आइडियल कंडीशन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ये वाला, तो इसको तो मैं आपको बढ़िया, मतलब आपको गिवन क्या है, एक्स एम वाई एन, देखो इसको आप ब्रेक करके लिखो, तो एम ई एक्स एन प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एन वाई एम माइनस हो जाएगा। जब टाइम हमारे पास 0 था तो इसके 1 मोल मान लो, कुछ नहीं गिवन है तो जो स्टोइकियोमेट्री इसको 0, ये 0 0, कुछ समय बाद हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा, अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ, स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई कर लो अल्फ़ा, और ये डिसोसिएशन का केस है अल्फ़ा इंटू एम, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू एन, ठीक है। अब एन टोटल अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा एट ए टाइम टी, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एम प्लस अल्फ़ा एन हो जाएगा। आई आपको पता है टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई बिफोर डिसोसिएशन, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई इनिशियल मोल, टोटल इनिशियल मोल कितने थे। तो आई और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एम प्लस अल्फ़ा एन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सारे ही हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो। आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, आई माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा एम प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई, यही हो गया पहला, तो यही लिख सकते हैं। अब इसी को मॉडिफाई करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एम प्लस एन माइनस 1। ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ये भी, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा। तो हमेशा अल्फ़ा ऐसे निकाला करो, और अल्फ़ा को आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पता है, आई माइनस 1 एन माइनस 1, एन क्या था, एम प्लस एन ही तो था, देखो यहाँ पे एम है एन है, डायरेक्ट एक, तो आप इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्युबिलिटी जो होता है हेनरी कांस्टेंट है के एच, सॉल्युबिलिटी हमेशा इन्वर्स होता है हेनरी कांस्टेंट के, सॉल्युबिलिटी हमेशा इन्वर्सली होता है हेनरी कांस्टेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे आपको लीस्ट सॉल्युबल क्या बोला, हेनरी फॉर द गैसेस द लीस्ट सॉल्युबल गैस, ओके। तो आर्गन ही है भाई सबसे ज़्यादा, और क्या, क्योंकि आर्गन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो लीस्ट सॉल्युबल होगा, आर्गन बात खत्म, सोचना ही नहीं था। अमंग द फॉलोइंग बोला है कि द ऑर्डर ऑफ, मतलब लीगेंड का ऑर्डर पूछ लिया, मैं आपको बता पूरा हमने ऑर्डर लिख दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। ये लीगेंड का ऑर्डर आपको याद ही होना चाहिए। डबल सॉल्ट, अब डबल सॉल्ट कौन होते हैं कौन नहीं होते मैं आपको बता, ये सारे जो हैं वो डबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, इनको याद रख लो, डबल सॉल्ट, ठीक है। और कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, तो आप याद रख लो, इनमें आयंस भी कौन कौन से होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच लिगेंड हैज़ डेंटिसिटी 2 व्हेन कोऑर्डिनेटेड टू अ मेटल आयन। तो भाई डेंटिसिटी जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं, तो ऑक्सिलेट जो होता है, ऑक्सिलेट उसके पास 2 ऑक्सीजन, देखो नेगेटिव चार्ज मतलब कहीं ना कहीं उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहा होगा, तो इसके पास 2 डोनर साइट है, तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑक्सिलेट सिंपल। बाकी सबके पास एक एक है लोन पे। विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो ये भी हमने जब सुपर 45 कराया था, तो स्टार लगा देता हूँ, उसमें मैंने ट्रांस वाले को बोल दिया था। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल अगर कोई भी चीज़ एक्टिव है तो उसमें क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर हम मान लो ट्रांस वाला ले लेते हैं, कोई भी इसी का हम ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो वो तो मान लो ये ट्रांस मतलब ग्रुप अपोजिट होने चाहिए, कुछ भी इधर लगा है, इधर ई एन मान लो, तो हम इसको कट करेंगे तो ये तो मिरर इमेज है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो ऑप्टिकल एक्टिव पूछा था तो हमेशा सिस वाला होता है,
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, वहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी उसके लिए। तो ये क्या है, ऑप्सिस फॉर्म। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, बोला है Cr2+ एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो Cr2+ अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे कितना है, D3 है। ठीक है, और D3 है तो एक काम करते हैं इसमें हम D3 है तो इसको हम चेंज करते हैं, वो चेंज नहीं, सॉरी, इसको लिखते हैं 1 2 3। तो यस, ये हाफ फिल हो रहा है। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये क्या हो रहा है, हाफ फिल हो रहा है। अगर किसी का भला हो रहा है, 2 रुपये देके कोई करोड़पति बन रहा है, एक एग्जांपल ले लो, तो क्यों नहीं होना चाहिए हाफ फिल जो कि स्टेबल है। यस, मतलब यहाँ पे Cr2+ का ऑक्सीडेशन होना चाहेगा क्योंकि वो करोड़पति बन रहा है यहाँ पे। तो यस, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। समझ आया। दूसरा बोला लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन Cr2 बीच इज स्टेबल हाफ फील्ड। हाँ, स्टेबल हाफ फील्ड, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, और नेक्स्ट द नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड। तो ब्रिजिंग CO लिगेंड ये वैसे एक, जब आप हायर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक का किताब आता है। ऑर्गेनोमेटेलिक के एक चैप्टर तो नहीं, किताब ही होती है ऑर्गेनोमेटेलिक की, आप थोड़ा सा नाम सुने होंगे। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जाती है, किसमें मेटल बॉन्ड है, किसमें मेटल लिंकेज है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें आप काउंट कर लो, ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसा दिखता है। ये बहुत सारे होते हैं, किसी में मेटल ये डायरेक्ट लिंकेज होते हैं, किसी में नहीं होते, तो इसलिए कुछ स्पेसिफिकली आपको याद होने चाहिए। ये गिवन है आयरन, ओके, FeNH3 और X, और यहाँ पे क्या है CnY, और ये नेगेटिव, हैज़ नो इलेक्ट्रॉन इन इट्स EG ऑर्बिटल देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, X+Y। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल, नहीं, हम इसको मान लेते हैं आयरन का क्या है X। तो ये अमोनिया न्यूट्रल है 0, Y-1 हो जाएगा टोटल। तो ये कितना हो जाएगा, X + -Y = -1। तो X = Y, और एक काम करते हैं, इसमें बोला था कि नो इलेक्ट्रॉनिक्स EG, तो इलेक्ट्रॉन EG के पास कब नहीं होंगे। एक काम करते हैं, अजम्पशन हमें मानना पड़ेगा। अगर सपोज करो हम मानते हैं X की वैल्यू मान लो एक मानते हैं एजम्पशन, X = 2, Y = 4। ठीक है, ऐसा हमने माना। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, मतलब 3D5 हो गया। और 3D5 हो गया तो D5 को अगर हम स्प्लिट करते हैं, हमारी कंडीशन ये है कि EG में 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, D5 1 2 3, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 4 5। यस, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, करेक्ट, हमारा जंक्शन करेक्ट था। तो इसको हीट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करना था। मतलब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आना चाहिए X और Y का, और हमने गलत ही मान लिया था, ये तो 0 था, हमने इसका X क्यों माना, वो छोड़ो। आपको यहाँ पे X और Y की वैल्यू जो आपने X और Y माना था, यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, Fe लिख लो, NH3, ये हो जाएगा 2 साइनाइड, और यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा -। अब यहाँ पे X और ये क्या हो जाएगा, ये तो न्यूट्रल है 0, और ये हो जाएगा -4 और -1, और X की वैल्यू आ गई +3। तो ये था भाई, X की वैल्यू आ गई +3। पूछा गया था द वैल्यू ऑफ X + Y, और Y की वैल्यू X + Y निकाल लो, तो ये हो गया 3। Y की वैल्यू कितना था, Y की वैल्यू, सॉरी, अरे भाई X की वैल्यू 2 था ना, यहाँ पे 3 क्यों निकाल रहे, ये तो हमने आयरन का माना था ना, ये Y मानो ना, नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा X ले। ये X हमारे पास 2 था और Y था 4, टोटल कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। और नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ स्टेरॉइसोमर पॉसिबल, तो COEN और यहाँ पे 2Cl2+। तो इस, क्योंकि ये DsP2 स्क्वायर प्लेनर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल करेगा प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी करेगा। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, 2 बनते हैं, एक्सिस, हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 2 फॉर्म होते हैं, एक्सिस और एक ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमर जो बनेगा उसमें क्या होगा,
ट्रांस वाला जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक भी जो होगा उसमें एक वन ऑफ देम वो क्या होगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक में तो एब्सेंट होगा, सिस ट्रांस दोनों में से कोई, तो उसको एक लेंगे, तो टोटल इसको मिला के स्टीरियोआइसोमर 3 बनेंगे। ये भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है ऐसे। और अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी फॉर्म ब्लू कलर, तो देखो Cu2+ जो होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर फॉर्म करता है। अब आप कहेंगे कहाँ पे फॉर्म करता है, तो CuNH3 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2+, Ni2+, ये भी ब्लू कलर फॉर्म करता है, NiNH3, वो रोज़ी रेड वाला नहीं, ये दूसरा है, ये 2+, ये भी ब्लू कलर फॉर्म करेगा, ठीक है। और CO2+, ये भी येलो ब्राउन फॉर्म करता है, येलो ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा CONH3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2+, ठीक है। और Zinc2+, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, CD2+, ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस, एटलीस्ट इतना याद रखना, ठीक है। तो ये रहा फ्यूचर 45 के क्वेश्चन, और एक इसमें कुछ सुपर 45 के भी आपको मैच करेंगे, तो मैंने सोचा रिवीजन करा दूँ, इसलिए हम ले लेते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप जाके अगर अभी आपके पास 4-5 दिन 10 दिन बचे हैं तो इंटायर केमिस्ट्री, जो लोग नए हैं इंटायर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप देख लेना, ठीक है, इंटायर केमिस्ट्री, तो उससे 6-7 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।